नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, वीडियोस के माध्यम से आपके साथ ज्योतिष की बातें साझी करता रहता हूँ। पिछले वीडियो से आपने जान लिया है कि वर्षफल का क्या महत्व है, और उस वीडियो के बाद आपको ये समझ आ गई है कि कुंडली की दशा, अंतर्दशा और जो ग्रहों का गोचर मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर उसका सिंक्रोनाइज, समन्वय आपके वर्षफल से हो गया तो आप उस वर्ष की अपनी पिन पॉइंटिंग अच्छी तरह जान सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे अब मैसेज आ रहे हैं वर्षफल के लिए भी और कुंडली चेक करने के लिए भी। तो मुझे बड़ी खुशी है, आप एस्ट्रोलॉजी को इतना डीपली समझ रहे हैं और उसका फ़ायदा लेने का प्रयास भी करते हैं। केवल एक प्रार्थना है कि मेरे इस नंबर पर कॉलिंग मत किया कीजिए, इस पे पहले मैसेज कर दिया कीजिए ताकि मेरी तरफ से रिप्लाई जाए आपको, फिर आप कॉल करें। जो लोग सीधा कॉल करते रहते हैं वो करते रहते हैं, क्योंकि इसका तो ऑफ़ किया होता है हमने वॉल्यूम, कभी कभी ऑन भी करते हैं। और मैं शाम को 2 घंटे ऑफलाइन भी बैठता हूँ 5 to 7 अपने ऑफिस में, ठीक है। और जो ज़्यादा टाइम बचता है फिर आप लोगों की कुंडलियाँ ऑनलाइन वालों की देखता रहता हूँ। तो इसका प्रयोग कीजिए सही तरीके से, ताकि मुझे भी समय मिले आपकी कुंडली देखने का और सही तरीके से आपको रिप्लाई भेज सकूं। फिर मेरा रिप्लाई के बाद आपकी और मेरी बात होती है। ये एक छोटा सा सिस्टम है हमारा। आइए अब दोबारा मैं आपको बता दूं कि गोचर में क्या चल रहा है। गोचर में बहुत सारे लोगों के अचानक प्रश्न आ रहे हैं कि अचानक कारोबार मंदा हो गया है। कई लोगों को मशीनरी से अपने परेशानी आ रही है, कई लोगों को अपनी लेबर से परेशानी आ रही है, कई लोगों का माल गया था उसका पता नहीं है, कई लोगों ने माल मंगवाया था उसका पता नहीं है। बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं आ रही हैं, या कि जो भी हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है। तो उसका कारण है मित्रों, उसका कारण है शनि देवता जी। शनि महाराज इस समय मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री चल रहे हैं, याद रख लीजिए। जब भी शनि का प्रभाव अस्त या वक्री हो जाए तो इस धरती के ऊपर सबसे पहला प्रभाव कारोबार पे ही आता है, क्योंकि सारी मशीनरी लाइन लोहे की होती है। लेबर जो है हमारी वो शनि देव का सूचक होती है। तो जैसे ही शनि का प्रभाव कमज़ोर होगा, चाहे वो अस्त होने से चाहे वक्री होने से, काम धंधा मंदा हो जाता है। वक्री होने का तो और भी प्रभाव थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि महंगाई भी बढ़ जाती है। वही आइटम्स जो हम कहते हैं कि बिक नहीं रही हैं या मिल नहीं रही हैं, वो महंगी भी होती हैं, साथ में मंदी भी हो जाती है, महंगाई भी हो जाती है। दोनों चीज़ें शनि वक्री होता है तो होती हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। शनिदेव की डेट्स मैंने नोट की हुई हैं। 13 जुलाई को वक्री हो चुके हैं और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इसलिए जितने भी बिजनेस हैं अगर स्लो चल रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उससे फिर आपको डिप्रेशन होता है कि हाय ये क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, अपने आप को उसी तरह से मैनेज कर लीजिए, अपनी प्रोग्रामिंग उसी तरह से कर लीजिए कि भाई जो काम मैं आज शुरू कर रहा हूँ हो सकता है इसका रिजल्ट 8-10 दिन बाद मिले, तो आपको स्ट्रेस लेवल कम होगा। ये शनि की शिक्षा है। हाँ, शनि जब वक्री या अस्त होते हैं तो एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि राहु और केतु फिर से शरारती हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया है, और विशेषकर शनि की ही छाया है। और राहु तो महर्षि पराशर के वाक्य में भी है कि शनिवत राहु, और केतु मंगल जैसा है, कुजवत केतु। ना तो इस समय गोचर में मंगल शुभ अवस्था में है, मंगल केतु से तो अलग हो गया है, लेकिन अभी भी शत्रु राशि में है, कन्या राशि में 13 सितंबर तक रहेगा। तो मंगल शुभ नहीं है तो केतु परेशान कर रहा है, शनि शुभ नहीं है वक्री होने के कारण तो राहु परेशान कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्रामर है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। कारोबार में मंदा आ रहा है शनि के कारण, महंगाई बढ़ रही है शनि के कारण, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, युद्ध स्तर की बातें हो रही हैं मंगल ग्रह के कारण, और अचानक घटना दुर्घटना हो रही है राहु और केतु के कारण, क्योंकि ये दोनों सडन प्लैनेट्स हैं। जब भी बैलेंस बिगड़ता है इनका तो ये सडनली अपना बैड इफेक्ट दे देते हैं। शनि के वक्री या अस्त होने से राहु का बैलेंस बिगड़ जाता है, और मंगल ग्रह अगर अशुभ राशि में गोचर कर रहा हो तो केतु का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है अपने जीवन में।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सूर्य जब तक जल की राशि कर्क में रहेंगे तो बहुत ही जल तांडव होगा। बादल फट रहे हैं, खासकर हमारे पहाड़ी इलाके तो सारे एकदम लबालब पानी से भरे हुए हैं। और उत्तर काशी की तरफ बहुत बड़ा बादल फटा है। अभी अभी जब मैं ये वीडियो शूट करने से पहले अपने मोबाइल में न्यूज़ देख रहा था, तो बहुत नुकसान हो रहा है पानी के कारण, क्योंकि बादल फट रहे हैं। और सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे 16 अगस्त तक। अब सूर्यदेव जब कर्क से सिंह में जाएंगे, थोड़ा सा अगली बात कर देता हूँ, वहाँ पर उन्हें केतु ग्रह मिलने वाले हैं, क्योंकि सिंह राशि में केतु हैं। और अगले 30 दिन, 16 अगस्त से 30 दिन, 16 सितंबर तक समझ लीजिए, सूर्य और केतु एक साथ चलेंगे। सूर्य जो है वो राज दरबार का ग्रह है, सरकार का ग्रह है, सिंह राशि का स्वामी है, सिंह लगन वालों के लिए त्रिकोण का पति है। कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। इसलिए जो अगले 30 दिन होंगे 16 अगस्त के बाद, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें डगमगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए ऑफिसर भी डगमगा सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्य हैं उसका स्वामी भी सूर्य ही माना जाता है। सो सूर्य और केतु का जो समय है वो गद्दी से उतार भी देता है, क्योंकि केतु को कहते हैं सेपरेटिव नेचर प्लैनेट। सूर्य राहु कलंक लगवा देता है, जेल यात्रा करवा देता है, लेकिन सूर्य केतु तो टर्मिनेट ही करवा देता है, सस्पेंड करवा देता है, गद्दी से उतार देता है। तो ये सूर्य खराब रहेगा अगले 30 दिन, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। बड़े बड़े नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए। और इस सूर्य के प्रभाव से जितने अपने आप को दंभ में, बड़े अहंकार में, ईगो में रहने वाले लोग, जिनको हम सिंह राशि या सिंह लगन से जोड़ लेते हैं, उनका भी पतन होने के चांस होते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। सूर्य केतु जो 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे, जहां बड़ी दुनिया में बड़े बड़े नेताओं पर असर होगा, वैसे ही हम लोगों पर भी होगा। जैसे मैं स्वयं आपके सामने जो बात कर रहा हूं, चाहे मेरा वृश्चिक लगन है लेकिन मेरी सिंह राशि भी है, तो हमें भी सतर्क रहना पड़ता है, अपनी नेचर में चेंज लाना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव केतु के संपर्क में रहेंगे। अभी भी सूर्य जल की राशि में है, अभी भी 15-16 अगस्त तक सूर्य, ये जितना आप जल तांडव देखते हैं होता रहेगा हमारे सामने। सो ये चीज़ें थोड़ी सी संभल कर रहिएगा। बाकी छोटे ग्रह भी अपना असर दिखाते हैं। जब भी बुध ग्रह वक्री या अस्त हों तो आप देखते हैं कैसे स्टॉक एक्सचेंज में हाहाकार मच जाता है। तो यहाँ पर 11 अगस्त तक बुध भी वक्री हैं, और इस समय तो अस्त भी है। 9 अगस्त को बुध उदय होंगे और 11 अगस्त तक वक्री हैं, 12 तारीख से ठीक होंगे। शुक्र ग्रह 20 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे। ये गुरु और शुक्र का मेल है वहाँ पर, क्योंकि मिथुन में ही पहले गुरु भी हैं, अब शुक्र भी हैं, तो योग और भोग का मेल होता है। इसे कई दृष्टियों से मैं अच्छा भी मानता हूँ, क्योंकि ये कलयुग का समय है। इसमें हम देखते हैं इंसान का मूड कभी कभी तो वो योग में, वैराग में चला जाता है, और कभी कभी फिर रोमांस में, भोग में आ जाता है। तो योग और भोग का मेल हुआ पड़ा है, तो जिनके ऊपर बृहस्पति या शुक्र चल रहा होगा उनका ऐसे भी मूड चेंज हो जाता है। तो आप लोग वर्षफल जरूर देखा करें, उसमें आपको ऐसे सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। शनि वक्री हैं, राहु केतु थोड़ा सा इम्बैलेंस है, बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे हैं। हाँ, बृहस्पति चेंज होंगे 18 अक्टूबर को, कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। बृहस्पति थोड़ी सी अपनी फास्ट स्पीड में चल रहे हैं, जिसे अतिचारी गति कहते हैं, इसलिए बृहस्पति का फल भी आपको कम से कम ही मिल रहा है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी बैलेंस गति में होता है, जब मार्गी होता है, तो उसकी जो ग्रेविटी धरती की तरफ आती है वो पूरा फल देती है। वो चलता ही जा रहा है, हम कहते हैं चलते ओके बाय बाय, मिलते हैं मिलते हैं। तो वो बहुत बढ़िया आदमी कि अगर मेरे से हाथ भी मिला ले तो मेरा फ़ायदा हो जाए, बस वो कहता हाँ ठीक है मैं जानता हूँ आपको पंडित जी, ओके चलता हूँ, बाय बाय, मिलेंगे फिर। वो ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं बृहस्पति महाराज। हैं शुभ, लेकिन वो ऐसे हाथ दिखाकर अच्छा अच्छा फिर मिलेंगे। वो तेज गति से चल रहे हैं, अतिचारी गति से, लेकिन 18 अक्टूबर को इसी गति से चलते हुए वो उच्च हो जाएंगे। 12 साल लगते हैं, 13 साल बृहस्पति को अपनी उच्च राशि में वापस आने में। सो 18 अक्टूबर के बाद गुरु का उच्च का प्रभाव मिलेगा, तो देखेंगे तब। ठीक है, अभी तो भैया नहीं मिल रहा। बुध मैंने बता दिया 11 अगस्त तक है, थोड़ा डाउन चल रहा है, वक्री भी है, अस्त भी है। मंगल मैंने बता दिया 13 सितंबर तक बुध की राशि में, जिसे शत्रु राशि माना जाता है, ज़्यादा अच्छा फलदायक नहीं है। सूर्य मैंने बता दिया अभी 16 तारीख तक तो जल तांडव करेगा,
16 अगस्त के बाद बड़े बड़े लीडरों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए समस्या पैदा करने वाला है। तो इस तरह ये ग्रहों का प्रभाव हम पे आता है। और इनमें एक ग्रह है जो हमारा रोज मूड चेंज करता है, वो है चंद्रमा। क्योंकि वो हर 2.25 दिन में चेंज हो जाता है, एक राशि बदलकर दूसरी राशि में चला जाता है। और विशेषकर मैं देखता रहता हूँ, जिस दिन चंद्रमा राहु के साथ होता है 2.5 दिन के लिए, केतु के साथ होता है 2.5 दिन के लिए, या वृश्चिक राशि में नीच हो जाता है 2.5 दिन के लिए, या शनि के साथ होता है विष योग में 2.5 दिन के लिए, तो उस दिन बड़े अजीब तरह के किस्से मेरे पास आते हैं। लोग बड़े ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि उनके ऊपर तो फिल्में बन सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन या 2.5 दिन के लिए मूड ही स्विंग कर देता है, अच्छे भले आदमी को परेशान कर देता है। चंद्र राहु या केतु हो तो डिप्रेशन दे देता है उनको, क्योंकि ग्रहण लग जाता है चंद्रमा को। चंद्र शनि विष योग हो जाता है, और जिस दिन चंद्रमा 8 नंबर राशि वृश्चिक में चला जाए वो नीच हो जाता है। तो चंद्रमा का भी खेल बड़ा निराला है, इसीलिए हम 2.5 चाल महाकाल कहते हैं। और जिनको चंद्रमा अशुभ होता है उनके लिए बहुत परेशानियां पैदा होती हैं, क्योंकि कईयों का 6ठे घर का स्वामी है, कईयों का 8वें घर का है, सिंह लगन वालों का 12वें घर का, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो कर्क लगन के लोग हैं जिनका स्वामी चंद्रमा है, वो सबसे ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका लगन लॉर्ड ही कभी राहु के साथ, कभी केतु के साथ, कभी शनि के साथ, कभी शुभ ग्रह के साथ, कभी अशुभ ग्रह के साथ, सो परेशानी आती रहती है। सो भाइयों, ये ग्रहों का गोचर है, इसी के साथ हमारा जीवन चलता है। तो नज़र बनाए रखें ग्रहों के गोचर पे भी, अपनी जन्म पत्री के दशा और अंतरदशा वाले पेज पे भी, और अपने वर्षफल पे भी। अगर कोई सटीक आपको जानकारी चाहिए कि इस साल में मेरा ये काम होगा या नहीं, क्योंकि हर काम के साथ जुड़ा हुआ है एक ग्रह। मान लीजिए किसी ने विवाह का प्रश्न पूछना तो शुक्र देख लेते हैं हम, किसी ने विदेश का प्रश्न पूछना या प्रमोशन का या ट्रांसफ़र का तो केतु ग्रह देख लेते हैं हम। समझ गए, ऐसे होता है। ऐसे किसी ने हेल्थ को देखना हो तो हम मंगल देखते हैं, ब्लड का कारक होता है। तो ये पता चल जाता है कुंडली में से कौन से ग्रह का क्या रोल है आपके लगन के अनुसार। ठीक है, वो वर्षफल चार्ट से ही पता चलता है कि इस साल परीक्षा में पास होंगे या फेल, आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, छोकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी शादी के लिए। तो ये वर्षफल का खेल होता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को आप तालमेल बना के रखें, एक ग्रह गोचर, दूसरा आपकी कुंडली की दशा अंतरदशा, तीसरा वर्षफल। और अपनी जन्म कुंडली भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल होता है। जो जन्म कुंडली के 12 खाने का चार्ट आ जाता है ना, कि मेरा लगन ये है, मेरा राहु तीसरे घर में है, मेरा गुरु दूसरे घर में है, मेरा सूर्य 10वें घर में है। मैं अपनी कुंडली याद होती मैं बोल देता हूँ। तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है कि क्यों गुरु दूसरे घर में मेरी वाणी में आ गया, क्यों सूर्य 10वें घर में आ गया, क्यों राहु तीसरे घर में आ गया। ये कुछ पिछले जन्म के किए हुए काम होंगे जो ग्रहों की ये स्थितियाँ आ जाती हैं। तो कुंडली भी देखनी चाहिए ये जानने के लिए कि हम क्या करके आए हैं। दशा अंतरदशा देखनी चाहिए कि हमारे ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है, और गोचर तथा वर्षफल देखना चाहिए कि क्या इस साल में उस ग्रह से शुभ फल मिल सकता है जिसकी हमें इच्छा है। तो ये एक ग्रामर है, इसको समझिए और आनंद लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। तो जाते जाते फिर से याद दिला दूं, शनि देव 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री हैं। कारोबारी मंदी भी चलेगी, महंगाई भी चलेगी। लोहा, चमड़ा, तेल, इन चीज़ों के रेटों में आपको पता ही है, मेटल के रेट्स में कुछ ना कुछ उछाल आते रहेंगे, चाहे वो पीली मेटल गोल्ड ही हो। अब तो वो और कर्क राशि की तरफ जा रहा है, उच्च होने जा रहा है, तो और भी ज़्यादा उछलेगा। तो ये चलता रहेगा। 28 नवंबर तक वक्री है शनि। जब शनि वक्री हैं तो राहु और केतु की स्थिति पे जरूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में होने वाली अचानक घटना, अचानक दुर्घटना, अचानक लॉस, चाहे प्रॉफिट हो अचानक, वो भी इन्हीं राहु केतु के कारण होता है। लेकिन प्रॉफिट की संभावना नहीं है, क्योंकि शनि वक्री है 28 नवंबर तक। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।